हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और फिर से मैं आपके सामने नए वीडियो के साथ में। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था, उसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और स्टार्ट किया था प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में भी हम बात कर रहे थे सिविलाइजेशन की, या हम बोल सकते हैं हम सभ्यताओं की बात कर रहे थे। तो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था या पिछली क्लास में पढ़ा था हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसी में जितने भी स्थल हुए उनकी बात की हमने। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाला जो हमारा स्थल आएगा वो चनुद्र आएगा। मैंने पिछली क्लास में यहाँ तक छोड़ दिया था, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब चनुद्रों के बारे में क्या क्या जानकारी इकट्ठी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी सर्वप्रथम खोज ही 1931 में 1931 में एम जी मजूमदार ने इसकी खोज की। किसने की? एम जी मजूमदार ने। कब की? 1931 में। तो 1931 में इसकी खोज हुई। और इसकी सबसे खास बात क्या है? सबसे फेमस बात यह है कि यह एकमात्र ग्रामीण स्थल था। एकमात्र, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में 1350 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हमें खुदाई में, और उसमें से ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो ग्रामीण स्थल था। क्यों? ऐसा कैसा पता लगे हमें? क्योंकि वहाँ पे सभी मकान कच्ची ईंटों के बनाए गए थे, और कच्ची ईंटों के साथ में ही जो मकानों की ईंटों की जो साइज थी वो गोल थी, गोल प्रकार की ईंटें थी। जबकि जितने भी साइट्स मिली हैं, जितने भी स्थल इसके अलावा मिले हैं हमें, वो वहाँ किस प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई है? आयताकार, इस टाइप की, इस शेप की हमें क्या प्राप्त हुई है? ईंटें। और वो भी पक्की पक्की ईंटें प्राप्त हुई है बाकी सभी स्थलों पर। तो आगे हम बात करें तो हमने पता लगाया कि सभी मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है। और ईंटें कौन सी थी? गोल प्रकार की। आपसे पूछा जाएगा कि गोल प्रकार की एकमात्र कहाँ से ईंटें प्राप्त हुई? तो चंद्रों से। और चंद्रों ही एकमात्र क्या था? ग्रामीण स्थल था। आगे हम बात करते हैं कि बेलनाकार बेलनाकार मोहरें यहाँ प्राप्त हुई। बेलनाकार मोहरें प्लस हाथी हाथी का दांत, एक हाथी का दांत भी प्राप्त हुआ, जिससे कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने या खगोलवेताओं ने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पे हाथियों को भी पाला जाता था, या हाथी का प्रचलन यहाँ रहा होगा। और बेलनाकार मोहरें यहाँ पर प्राप्त हुई, जिनको सील बोलते हैं हम। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और हम बात करते हैं कि यहाँ और क्या प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात, यहाँ चूड़ियाँ प्राप्त हुई हमें, और प्लस में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। क्या प्राप्त हुए? चूड़ियाँ, जो मिट्टी की चूड़ियाँ बनी हुई थी, और लिपस्टिक के साक्ष्य से साफ साफ जाहिर होता है कि वहाँ के जो लोग थे या वहाँ की औरतें थी, वो श्रृंगार का भी यूज़ किया करती थी, या श्रृंगार का प्रयोग करती थी। तो श्रृंगार करती थी, तो क्या मिले हमें? चूड़ियाँ, और वो भी मिट्टी की चूड़ियाँ थी। और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले वहाँ से। कहाँ से मिले? चनूद्रों से मिले, जो एकमात्र ग्रामीण स्थल था। ये बार बार आप जब रिपीट करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। हम आगे चलते हैं, तो और क्या यहाँ पे फेमस बात थी? यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्रण है। क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे? बिल्ली का, एक बिल्ली है जिसका पीछा एक कुत्ता एक पीछा कर रहा है बिल्ली का, ये एक चित्रण है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्रण किस स्थल से या किस साइड से प्राप्त हुआ? तो वो चनूद्रों से प्राप्त हुआ। आगे हम चलते हैं, ये हमारा चनूद्रो कंप्लीट किया हमने, ये चनूद्रो स्थल। आगे चलते हैं, लोथल के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना यहाँ से रहती है। तो लोथल की अगर हम बात करें, तो लोथल की खोज ही कब हुई? 1955 में हुई। और किसने की? एस आर राव ने 1955 में इसकी खोज की। और यह एक बंदरगाह था, सबसे बड़ी बात। और इसकी फेमस बात यही है कि यह एक प्रकार का बंदरगाह था। आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पे था या किसको बोला जाता है, तो वो क्या? लोथल। और साथ में ही ये वाणिज्य की राजधानी थी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आयात निर्यात होता ही कहाँ से था? कंप्लीट जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका सारा का सारा व्यापार कहाँ से होता था? इसी बंदरगाह से होता था, जिसका नाम क्या रखा? लोथल। और लोथल कहाँ पे पड़ता है? अभी गुजरात में। तो गुजरात में सी पोर्ट था, ये एक बंदरगाह था, और यही वाणिज्यिक राजधानी थी यहाँ की, क्योंकि सारा सिस्टम यहाँ से इनका आयात और निर्यात होता था। तो नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं हमें और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से लोथल से। तो लोथल से प्राप्त हुई हमें फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। क्या? फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट था वो फारस तक था, और फारस से ही हमारा जो आयात निर्यात होता था, चीज़ें खरीदी जाती थी और वहाँ पे बेची जाती थी। तो हमारे क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे पास कि अगर फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी मुद्रा उस टाइम में प्रचलित थी? लोहे की, या तो लोहे की या तांबे के बाद में आपको पूछा जाएगा कांस्य की, या नन ऑफ दिस, चारों में से कौन सा सही रहेगा? या तो लोहे की मुद्रा चलती होगी सिंधु घाटी सभ्यता में, और या फिर तांबे की, और या कांस्य की।
तो आप हम पढ़ ही क्या रहे हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, तो हम कांस्य पे टिक कर देंगे, बट ये गलत होगा क्योंकि उस टाइम में कोई सी भी मुद्रा यहाँ पे नहीं चलती थी, क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, वस्तु के बदले वस्तु का काम चलता था। कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में, या हम बात करें लोथल पोर्ट पे, लोथल बंदरगाह पे, तो वस्तु के बदले ही वस्तु दी जाती थी। तो आपको ननौजदी करना है यहाँ इस क्वेश्चन में। तो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी किसी भी प्रकार की मुद्रा नहीं थी। आगे हम बात करें और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, तो हमें प्राप्त होता है एक घोड़े की अस्थियाँ। क्या प्राप्त होती है, घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त होती है, और साथ में ही चावल के दानों के साक्ष्य भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि घोड़ों का प्रचलन रहा है उस टाइम में। और इंपोर्ट करने के लिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से वहाँ पोर्ट तक लाने का काम, या चावल को लाने का काम किसके द्वारा होता था, घोड़ों के द्वारा यहाँ पर होता था। आगे हम बात करते हैं सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे, जो लोथल की बात करें तो लोथल में ही हमें किसका साक्ष्य मिला है, मम्मी का साक्ष्य मिला है। मम्मी वो वाली मम्मी नहीं, अपने मम्मी का मतलब होता है एक लेप होता है, जो मिस्र की जो सभ्यता थी, इजिप्ट जिसे बोलते हैं, इजिप्ट की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। वहाँ क्या किया जाता था कि जब कोई भी आदमी मर जाता था तो मरने के बाद में उसे ना तो जलाया जाता था और ना ही दफनाया जाता था, क्योंकि वहाँ के लोग ये सोचते थे कि ये ना ही मरा है और ना ही जीवित है, ये दूसरी दुनिया में चला गया है। इसलिए इसके ऊपर क्या कर दिया जाता था, मम्मी का लेप। ये एक प्रकार की औषधि का लेप है। तो इस लेप से क्या होता है कि इस लेप को करके और पट्टियां बांध दी जाती है, जिससे कि वह लाश न तो सड़ती थी न गलती थी। तो वह वहाँ के लोग ये सोचते थे कि ये किसी दूसरी दुनिया में गए हैं, तो इसके साथ में क्या रख दिए जाते थे, मृतक के ये लेप करके पट्टियाँ बांध के, और उसके सामान उसके साथ, जैसे जेवरात वगैरह हुए, या उसके खाने पीने का सामान, या उसके कपड़े वगैरह, जितनी भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती थी वो उसके साथ उसको रख दिए जाते थे। और बोलते थे, और उनका अनुमान रहता था कि ये दूसरी दुनिया में गए हैं तो वहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, इन सारे सामानों की। ये मरा नहीं है, ये दूसरी दुनिया में कुछ समय के लिए वहाँ पे गया है। तो ये ही मम्मी का लेप की जो व्यवस्था थी, ये हमारे लोथल में भी प्राप्त हुई, क्योंकि ये मिस्र की प्रचलित काम कहाँ का है, मिस्र का। ये सर्वप्रथम मिस्र में ही मिला था, और एक प्रकार का लेप है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनवाया, उन दोनों की कब्र पे भी ये इसी मम्मी का ही लेप है। आज भी अगर उसको खगोला जाए तो उस पर रिसर्च किया जा सकता है कि वो किस प्रकार से मरे। आज भी इस मम्मी का लेप होता है, 100 साल तक पड़ी रहती है समाधियाँ, मतलब समाधियाँ, जितना भी डेड बॉडी होती है, और उस पर दोबारा से इस लेप को हटाकर उस पर दोबारा से रिसर्च किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि नहीं तो बॉडी गलती है, नहीं कुछ भी नहीं होता, बॉडी एकदम वैसी की वैसी प्राप्त होती है। तो ये था, और आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ी लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी, उसमें 64 मूल चिन्ह थे, 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे, जो भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता था उसे, क्योंकि वो चिन्हों द्वारा प्रचलित थी। और यह लिखी जाती थी पहले बाएं से दाएं की ओर, फिर से दाएं से बाएं की ओर। किस प्रकार से, पहले स्टार्ट होती है इसे, और निकलती निकलती नीचे से, फिर वापस वही लाइन दोबारा से नीचे से स्टार्ट होकर बाएं से दाएं से बाएं आती थी। तो ये इस प्रकार से अभी तक पढ़ी नहीं गई, और यही कारण है क्योंकि इतने मूल चिन्ह है इसमें, और इस ये पूरी की पूरी भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसलिए आज तक ये पढ़ी नहीं गई। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस लिपि का उपयोग होता था, या लिपि का लिखने का तरीका कौन सा था, बाएं से दाएं की ओर, या दाएं से बाएं की ओर, या पहले बाएं से दाएं की ओर फिर दाएं से बाएं की ओर। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही दिमाग में रखना है चीज़, कि पहले बाएं से स्टार्ट होकर दाएं की ओर, और फिर नीचे से स्टार्ट होकर फिर दाएं से वापस बाएं की ओर, पहले इस तरीके से और बाद में वापस इस तरीके से। तो ये सिंधु घाटी की लिपि थी, जो आज तक हमें पढ़ने में हम ऐसा पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो हम बात करते हैं अब इसके डिस्ट्रॉयड होने की, ये समाप्त किस प्रकार हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त क्यों हो गई। ये समाप्त हुई 1750 बीसी, लगभग ईसा मसीह के जन्म के 1750 साल पहले इसका समापन हुआ, क्योंकि
1700 1750 में BC में इसका समापन हुआ, क्योंकि कुछ इतिहासकार मानते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में मलेरिया फैलने के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता डिस्ट्रॉयड हो गई या पूरी की पूरी समाप्त हो गई। और कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि उत्तर पश्चिमी जितने भी देश थे वहाँ पे व्यापार का संबंध बिल्कुल टूट चुका था, इसलिए कोई सोर्स नहीं बचा उनको कमा के खाने में, इसीलिए वो डिस्ट्रॉयड हो गई। लेकिन ये मत भी इतना 100% लागू नहीं होता है। दूसरा, कुछ इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जो जगह थी इंडिया की, तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में पूरा का पूरा एक साथ जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, या वहाँ के लोग उस जलवायु में रह नहीं पाए, इसलिए इसका समापन हो गया। और कुछ जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है वो एक ही मत है, वो है कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ एक साथ बाढ़ आ जाने के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। और अब हम भी जानते हैं कि पानी में ही इतनी ताकत है कि वो किसी भी सभ्यता को किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉयड या किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है। तो यही मत मान्य है कि बाढ़ आ जाने के कारण क्या हुआ, इस सभ्यता का पूरा समापन हो गया। और ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी के आगे हम चलेंगे कि ईसा मसीह के 1500 साल पहले आर्यंस का आगमन हुआ इंडिया में, और तब भारत की दूसरी सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सिविलाइजेशन की बात उभर कर आती है। और बात करेंगे हम आर्यों के आगमन की, और वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो करेंगे हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करेंगे हम। सो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्या क्या फैक्ट्स मुझे और अच्छे डालने चाहिए इसमें, या किस प्रकार से आपको समझने का तरीका पसंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और थैंक यू एंड थैंक यू ऑल। सॉरी बट मुझे एक स्लाइड को एक और लेके आया था, मैं वो बता देता हूँ पहले। ये देखो, मैं कौन कौन सी सभ्यता किस किस वर्ष उभरी या किस किस वर्ष मिली, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको थैंक यू बोल के यहाँ से, ये देखो ये स्थल, एक मिनट, ये ठीक है, यहाँ मैंने स्थल लिखा है, वर्ष लिखा है, नदी लिखी है, और खोजकर्ता किस सभ्यता को किस वर्ष खोजा गया, किस नदी के किनारे वह मिली, और किस खोजकर्ता ने उसको खोजी। तो हम बात करेंगे पहले हड़प्पा, जब किस वर्ष खोजी गई, 1921 के में। कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे ये मिली, और किसने खोज की, दयाराम साहनी ने खोज की। दूसरी की बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 में मिली, और किसके द्वारा, RD बनर्जी या राखलदास बनर्जी इनको बोला जाता है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे ये मिली। और तीसरा स्थल हमें मिला जो इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे कि सीक्वेंस में लगाइए, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि निम्न को सुमेलित कीजिए, तो आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे इधर से, जैसे आ जाएंगे आपके पास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कांगेडोर और साथ में चनुद्रो, और आपके सामने आ जाएंगे खोजकर्ता आ जाएंगे या नदी आ जाएगी कि निम्न किस नदी के किनारे थे। तो आपको वहाँ पे मिलान करने हैं ऐसे कि कौन कौन सी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी थी। और हम आगे बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो 1922 की बात की, सिंधु घाटी नदी के साथ में। इस टेबल को आप बना के और कहीं भी रख लेना, 1-2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन एक यहाँ से भी पुटअप होता है वो मिलान वाला, तो हमें छोड़ना नहीं है उसे। राखलदास बनर्जी या RD बनर्जी द्वारा इसकी खोज हुई। सूत कांगेडोर 1927 में खोजा गया स्थलीय देश का नदी के किनारे जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है, और RL सत्यन द्वारा इसको खोजा गया। हम बात करते हैं चनुद्रो की। चनुद्रो की खोज हुई 1931 में। 1931 में सिंधु नदी के किनारे यह मिला स्थल, और MG मजूमदार द्वारा इसको खोजा गया। हम बात करते हैं आगे रोपड़ की। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। रोपड़ पंजाब में ही है। 1953 में खोजा गया। सतलुज नदी के किनारे YD शर्मा के द्वारा खोजा गया। इसे किसके द्वारा खोजा गया, YD शर्मा के द्वारा। हम बात करते हैं आगे तो लोथल की। तो लोथल 1955 में मिली हमें साइट, यह स्थल 1955 में मिला भोगवा नदी के किनारे। SR राव ने इसकी खोज की। किसने की, SR राव ने। आपको यह टेबल बनानी है, एक कॉपी में टेबल बना लेना, 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं मिलान वाले, और आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड ही ऐसा ही है, सुमेलित करने वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आलमगीर। तो आलमगीर 1958 में स्थल खोजा गया। आलमगीर जो पड़ता है हिंडन नदी, यूपी के अंदर, मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे। YD शर्मा ने इसकी खोज की। हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा की जो राजस्थान में पड़ती है, घग्गर नदी के किनारे, 1953 में इसकी खोज की गई।
ए घोष या अमलानंद घोष इसे बोला जाता है। अमलानंद घोष या ए घोष द्वारा इसकी खोज की गई 1953 में घग्गर नदी के किनारे। हमारे राजस्थान की सबसे फेमस कालीबंगा है। जब बात करेंगे, जब राजस्थान की हिस्ट्री हम इतिहास पढ़ेंगे तब राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे डिटेल से। और आगे हम बात करते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी 1900, ये राखी गढ़ी स्थल खोजा गया 1990 में सरस्वती नदी के किनारे रफी मंगल द्वारा यह खोजा गया स्थल। हम बात करते हैं मांडा, जो मांडा पड़ता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। 1973 में इसे खोजा गया चिनाब नदी के किनारे। मांडा चिनाब नदी के किनारे 1973 में खोजा गया। एम एस वत्स ने इसे खोजा। हम बात करते हैं देमाबाद की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नीचे महाराष्ट्र में स्थल था, दक्षिणतम स्थल 1976 में, और गोदावरी नदी के किनारे ये मिला। और इसकी खोज किसने की, एम एस वत्स ने। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बताया। और इस टेबल को आपको याद ही करना है, क्योंकि याद करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सीक्वेंस के भी पूछे जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है। और ये इसको आप अच्छे से लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो थैंक यू ऑल। कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में तो एक कमेंट तो कर ही दिया करो, और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू।